अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइलिन से पैसे मांगे जा रहे हैं, इस हवाले से क्या खबरें आ रही हैं और इसके साथ साथ एक बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि इमरान खान ने बाकायदा तौर पे हुक्म दिया है कि मेरे केसेस को पहिए लगाए जाएं, केसेस तेज कर दिए जाएं। और फिर अरशद शरीफ शहीद वाला मामला, अरशद शरीफ शहीद का केस 2 से ढाई साल बाद भी जूं का तूं खड़ा है। ये तमाम तर मामलात क्या है, आपके सामने एक एक करके रखते हैं। सबसे पहले अरशद शरीफ शहीद के मामले से आगाज करते हैं। 3 साल लगभग हो चुके हैं और अरशद शरीफ शहीद वाला जो मामला है वो अभी तक वहीं का वहीं है। आज अदालत में जो एक हमारा महान किस्म का आईनी बेंच, 6 रुकनी बेंच जो है, उसने समाअत की और ऑब्वियसली सवाल ये होना चाहिए था कि आखिर अरशद शरीफ शहीद को ये मुल्क छोड़कर क्यों जाना पड़ा, पाकिस्तान छोड़कर क्यों जाना पड़ा। लेकिन सारी कंसंट्रेशन सिर्फ यहीं तक थी कि कीनिया की हुकूमत से पाकिस्तान हुकूमत का मायदा हुआ है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जो बाहिनी ताउन का मायदा है, क्या वो हुआ है या अब तक नहीं हुआ। पूरी की पूरी तवज्जो जो है वो यहीं पर थी, जबकि किसी जज की जानिब से ये सवाल नहीं किया गया, किसी जज की जानिब से इस तरफ इशारा नहीं किया गया कि आखिर उस शहीद को, आखिर उस पाकिस्तान के सबसे बड़े नामवर सहाफ़ी को ये मुल्क छोड़कर क्यों जाना पड़ा। अस्कुद नोटिस केस, क्योंकि अस्कुद नोटिस है तो कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म पे सुना भी नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला चल रहा है और अब कीनिया में जो हुआ वहां का तो मामला है ये, लेकिन अब यहाँ पर क्या हीले बहाने किए जा रहे हैं, यहाँ पर ये हीले बहाने किए जा रहे हैं। पहले आखिरी बार ये कहा गया था कि जो कीनियन हुकूमत है उससे हमारा जो मायदा है वो दस्तखत उस पर हो चुके हैं, यानी मायदा फाइनल हो गया। लेकिन आज दोबारा एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से, जो शुरू से इस केस के साथ जुड़े हुए हैं, दोबारा 1 माह का वक्त, 1 माह की मोहलत मांग ली गई है। और उसके साथ साथ जो हीले बहाने रखे गए वो क्या है कि वजारत दाखिला वजारत खारजा को लिख रही है, वजारत खारजा फिर सदर को लिखेगी और फिर उसके बाद मामला आगे बढ़ेगा, दस्तखत होंगे, यानी मामला अभी तक वहीं का वहीं अटका हुआ है। वजारत दाखिला, वजारत खारजा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, अरशद शरीफ शहीद की फैमिली, तमाम तर लोग वहां पर मौजूद थे। और जजेस की जानिब से भी, खासकर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से और जो बेंच की जानिब से एक तासुर ये आया, जो रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि किसी न किसी तरह से जो कीनियन अदालत का एक फैसला सामने आया था, जिसमें कीनियन अदालत ने उन पुलिस एहलकारों को जो है बाकायदा तौर पे कहा था कि कसूरवार हैं और जो अरशद शरीफ शहीद का जो कत्ल है वो किसी गलती से नहीं हुआ बल्कि बाकायदा तौर पर प्लान करके किया गया। वो जो फैसला था कीनियन हाई कोर्ट का, उसको किसी तरीके से कलअदम या उसको किसी तरीके से उसका वेट कम किया जाए, अदालत इसी कोशिश में बाकायदा तौर पर दिखाई दी। और ये मामला अक्टूबर 2022 का मामला और आज हम मार्च 2025 में खड़े और मामला वहीं का वहीं है, क्योंकि जाहिर है इस केस की जो पेशरफ्त है उसको नहीं उस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा, क्योंकि फिर इसके ताने बाने जाकर कहाँ मिलेंगे हम सब जानते हैं। अरशद शरीफ शहीद की वालदा की बाकायदा एक दरखास्त भी मौजूद है, उस पर भी उस तरीके से वर्किंग नहीं हुई। आज एक जज साहब ने बाकायदा तौर के ऊपर कहा, जैसे जमाल मंदोखेल ने, कि डेली बेसिस के ऊपर, रोजाना की बुनियाद के ऊपर क्या पेशरफ्त चल रही है केस की, उसके हवाले से आप हमारे सामने मामला रखें। लेकिन उस हवाले से भी तमाम तर चीज जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने नहीं रखी और ये कहते हुए कि हमें बहुत बेचैनी है कि ये मामला इतना लिंगर ऑन क्यों हो रहा है, बेचैनी का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए अगले 1 माह तक के लिए केस को जो है वो पोस्टपोन कर दिया है, मुलतवी कर दिया है। ये इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों के हालात, इतना अहम नौयत का केस। इमरान खान साहब के हवाले से खबर देंगे जी। साकिब बशीर साहब का क्लिप सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। उन्होंने कहा है कि खान साहब ने हुक्म दिया है कि मेरे केसेस को बाकायदा पहिए लगा दिए जाएं। ये सुनिएगा। इमरान खान साहब ने कल ये इतलात है कि ये कहा है कि पीटीआई की लीडरशिप को कि वो अडियाला जेल के बाहर भी कोई ऐसी एक्टिविटी करें, एहतजाज इस किस्म की, जिसका प्रेशर जो वो बने, या पार्लिमानी फोरम पे, सेनेट में या कौमी असम्बली में या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए कोई प्रेशर जो वो जनरेट करें। और उसके अलावा जो मुलाकातें अगर नहीं होती तो कानूनी महाज भी एक्टिव रखें। इमरान खान साहब की जो पिटिशंस हैं उन पर उन्होंने कहा कि पहिए लगा दें, जितनी पिटिशंस, अपीलें, सारी चीजें जो पेंडिंग हैं उनमें दरखास्तें डालें, जिस जज के सामने मर्जी है लग जाए, लेकिन उनको फैसले करने दें। और आप जो है वो इससे पीछे नहीं हटना। अब जो है वो इस हवाले से तैयारी हो रही है, जल्द इमरान खान के जितने केसेस हैं वो अब हाई कोर्ट में या जिस फोरम पे भी हैं उनके हवाले से दरखास्तें दायर होगी कि वो सुने जाएं, उनका सुनकर फैसले किए जाएं। अब देखना यह है कि इस हवाले से पीटीआई की बाहर बैठी क़यादत एहतजाज पे क्या प्लानिंग करती है, इमरान खान के केसेस को आगे बढ़ाने पे क्या प्लानिंग करती है, और जो इमरान खान की लीगल मामलात के हवाले से जो जेल मामलात है उनमें कुछ तब्दीलियां भी हुई हैं कानूनी महाज पे, तो वो नई क़यादत आज को कैसे जो है वो देखेगी, आपको हम अपडेट करते रहेंगे। उसी के साथ खबर ये कि अलामा राजा नासिर अब्बास साहब की जानिब से जुबैर अली खान की खबर है कि कुरान शरीफ भिजवाया गया इमरान खान को, लेकिन जेल इंतजामिया ने वो वसूल नहीं किया। यानी रमज़ान का महीना और इस मुल्क में बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़, बड़ी बड़ी आयात पढ़कर सुनाई जाती हैं, बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन रमज़ान के महीने में, मुबारक महीने में, कुरान शरीफ जेल इंतजामिया की जानिब से वसूल नहीं किया गया कि इमरान खान को पहुंचाना पड़ जाएगा। अगर यहीं से आगे बात करें, क्योंकि जेल के मामलात की बात हो रही है और इमरान खान की बात हो रही है, तो असद तूर ने भी एक बड़ी खबर दी है। असद तूर कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस, जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आए हैं 3 जजेस बाकी कोर्ट से, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक रवायत पड़ गई है। वो रवायत ये है कि पैसे लिए जा रहे हैं बाकायदा तौर पे साइलिन से, और ये प्रैक्टिस पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं होती थी, अब यहाँ पर भी शुरू होगी। ये सुनिएगा। बाहर निकलते हैं तो जो कोर्ट का स्टाफ है वो पीछे आकर उनको कहता है कि कुछ हमें पैसे दें, आपको रिलीफ मिले, ठीक है। और वो ये कह रहे हैं कि ये वाकयात अब रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं जब दूसरे हाई कोर्ट से स्टाफ आया, क्योंकि अब जो ये तीनों जजेस आए हैं ये अपने साथ अपना स्टाफ भी लाए हैं।
ایک اور خبر بھی اسد طور صاحب نے دی ہے کہ نون لیگ والے باقاعدہ طور کے اوپر وزارتوں کی خاطر لڑ رہے ہیں اور جھگڑا ہو رہا ہے، جیسے مواصلات کی وزارت جو پیسے والی وزارت ہے اس پر کس طریقے سے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے علی امین اور بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت کوشش کی عمران خان کو سمجھانے کی کہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے اس کو خاموش کروا دیا جائے. یہ سنیے گا وہ کیا بتا رہے ہیں. آپ پتہ ہے ملک میں اور کچھ ہونا ہو سارا وقت پی ایم ایل این کے دور میں سڑکیں بنتی رہتی ہیں، تو سڑکیں وزارت مواصلات بناتی ہے، اس میں تو بڑا پیسہ ہے. آپ جو ٹھیکیداروں سے پوچھے گا جو سڑکوں کے ٹھیکے لیتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی سیدھے سیدھا 20% کمیشن ہوتا ہے، باقی پھر ہمارا ہوتا ہے. تو اربوں کے ٹھیکوں میں 20% کمیشن کو آپ لگا لیں تو وہ پھر کہانیاں آپ لگا لیں کہاں سے کہاں پہ جاتی ہیں. تو اب عبدالعلیم خان صاحب بھی وزارت مواصلات چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور خالد مقصد صاحب بھی نظر رکھے بیٹھے ہوئے ہیں. شباشی صاحب کہتے ہیں کسی نون لیگ والے کو دے دیں. اسی طرح خواجہ آصف اب پرویز کھٹک صاحب ہیں، اب وہ بھی بن گیا مشیر، تو پرویز کھٹک صاحب وزارت دفاع مانگ رہے ہیں کیونکہ وہ پہلے سے ہی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کو لائی ہے. تو اس سب میں ایک بڑا دلچسپ میچ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کس کو کیا ملتا ہے. لیکن کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں اور بیرسٹر گوہر ہیں، ان کو ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے دوبارہ رابطہ کیا تو ان کو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیل کے اور عمران خان صاحب کے خصوصاً ٹویٹر ہینڈل کے پی ٹی آئی کے ٹویٹر ہینڈل کے اسکرین شاٹس دیے گئے ہیں، جس میں خصوصاً آرمی چیف ناصر منیر صاحب کی شخصیت کو نشانہ بنایا گیا تھا. ناظرین، ایک جانب جہاں مسلم لیگ نون باقاعدہ طور پر جھگڑ رہی ہے، جس طرح سے خبریں سامنے آ رہی ہیں وزارتوں کے اوپر اتنی بڑی کابینہ ہو چکی ہے کہ اب بڑے ہال میں ایک اجلاس کرنا پڑ جاتا ہے. وہیں پر اختیار ولی خان جنہوں نے مار دھاڑ تک کی، پارٹی کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن ان کو عہدہ کون سا دیا گیا؟ محض ایک کوارڈینیٹر کا عہدہ. اور اس پر شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ بے اختیار صاحب کو کوئی قانونی عہدہ ہی دے دیتے، کیونکہ کوارڈینیٹر کا عہدہ کوئی قانونی عہدہ نہیں ہے. لیکن یہاں پر یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ان لوگوں کو فرق نہیں پڑتا کہ عہدہ قانونی ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، پیسہ ملے گا، مال ملے گا، پرکس اینڈ پریویلیجز بالکل ویسے ہی ہوں گے جیسے ایک وزیر کے ہوتے ہیں. تو اختیار ولی صاحب اس پر بھی خوش ہوں گے. اب یہ جو حکومت ہے، یہ جو پورا نظام ہے، احسن اقبال صاحب کے ساتھ آکسفورڈ یونیورسٹی میں جو ہوا، یہ بڑی اسکرین پر آپ کو یہ ویڈیو ساتھ دکھاتے ہیں جس طریقے سے آکسفورڈ یونیورسٹی میں باقاعدہ طور پر ان کو اب اچھا یہ لوگ ایسے معاملات کے اوپر کہتے کیا ہیں کہ پاکستان کو باہر ممالک میں بدنام کیا جا رہا ہے. دراصل ایسا ہے نہیں، پاکستان کو بدنام نہیں کیا جا رہا، بدنام پاکستان کو کرنے والے یہ لوگ ہیں. احسن اقبال سے کیا کہہ کر احسن اقبال کا تعارف کروایا گیا کہ یہ پاکستان کی وہ حکومت ہے جو باقاعدہ طور پہ دھاندلی کر کے پہنچی اور 17 سیٹیں جیت کر آئی. یہ سنیے گا 217 میں سے 17 سیٹیں. یہ سنیں کیا کہہ رہے ہیں. We have the Pakistani Minister of Planning, Development and Reforms, Mr. Ahsan Iqbal. Now, I'm not at all surprised to see Mr. Ahsan Iqbal speaking on that side, attacking liberal democracy. After all, Mr. Iqbal's party launched the greatest attack on liberal democracy in Pakistani history by working with the military to rig elections and form a government despite having only won 17 out of 272 seats fairly. جہاں پر ملک میں تمام تر معاملات جس طریقے سے چلائے جا رہے ہیں، وہیں پر جو فسطائیت ہے وہ اب تک جاری ہے. یہ شہر بانو ایک بچی 14 سالہ بچی، اور جس طریقے سے وہ بتا رہی ہے، ان کا ویڈیو اسٹیٹمنٹ سامنے آیا کہ میری ایبسنس میں، میری غیر موجودگی میں میرے گھر پہ پنجاب پولیس کا چھاپا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کس طریقے سے میرے والدین کو ہراساں کیا گیا، اور وہ ساتھ کہنے کہ اگر کچھ بھی ہوتا ہے میری فیملی کو یا مجھے تو ذمہ دار آئی جی پنجاب اور مریم نواز ہوں گے. یہ سنیں. Hello, I'm Sheher Bano. My house was once again raided by the Punjab police officers. My security guard was harassed, my parents were harassed, my father was threatened on the phone call that if he doesn't come to them at 8 a.m. tomorrow, my family has to face some serious consequences. I'm unable to understand why a 14-year-old like me is subjected to this mental torture. Is it because she decided to raise her voice for justice? And I want to make this clear that I won't stop. And if anything happens to me or my family, CM Punjab, Mariam Nawaz and IG Punjab will be held responsible. I request international human rights commissions to investigate this fascism. There have been events where people were abducted, tortured and then thrown in lifeless conditions. These acts won't stop an ideology to propagate, but will surely tarnish the image of CM Punjab, CM office and the police institutions. Once again, my life and my family's life is under threat, and in case of any harm, Mariam Nawaz and IG Punjab will be responsible.
अमरीकी महकमा खारजा की पहली ब्रीफिंग और स्टेट डिपार्टमेंट से ट्रंप का ओहदा जो ट्रंप ने हल्फ उठाया उसके बाद ये पहली ब्रीफिंग थी जिसका इंतजार भी बहुत बेचैनी से था और जिसको बड़ी सिग्निफिकेंस हासिल थी, बड़ा गौर से देखा जा रहा था। अब ये जो पहली ब्रीफिंग सामने आई है, यहाँ पर अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने बाकायदा तौर पे पाकिस्तानी सहाफ़ी जिनकी जानिब से सवाल किया गया, गालिबन जलील आफरीदी साहब हैं, उनके सवाल पर, जहाँ पर सवाल के दो हिस्से थे। एक इमरान खान के बारे सवाल था, पाकिस्तान की सिचुएशन के ऊपर सवाल था, और सवाल का दूसरा हिस्सा जो दहशतगर्द हवाले किया गया शरीफुल्लाह अमेरिका के, उसके ऊपर था। लेकिन सवाल के जो एक हिस्सा है जिसमें इमरान खान और पाकिस्तान की बात की गई, उसको नजरअंदाज करते हुए शरीफुल्लाह वाले मामले पर जवाब दिया गया और कहा गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और अमेरिका का मफाद एक है, और इस दहशतगर्द यानी शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी इस बात का मजहर है कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में ताउन इंतहाई अहम है। यानी क्यों इमरान खान वाले टॉपिक को या उस सवाल को नजरअंदाज किया गया, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले ये सुने कि उन्होंने जवाब क्या दिया। Did anybody from the U.S. administration say thank you to Pakistan on official level regarding this new arrest? And second, is the president aware that the most popular leader of Pakistan, Imran Khan, has been in jail now for the last 3 years and lots of atrocities has happened, but is the president at all interested in paying a little attention to Pakistan beside this? Well, I will answer that, noting that in his address to Congress, the president announced the arrest of an ISIS-K operative and planner responsible for the deaths, as I mentioned earlier today, of the 13 brave American service members and over 160 Afghans at Abbey Gate, that he is now in custody. And we extend our gratitude to the government of Pakistan. We do, for their partnership in bringing Mohammed Sharifullah to justice. We would also now refer you, for those who want more information, to the Department of Justice for further information regarding his case. We have, regarding Pakistan and the nature of our relationship, we have a common interest, obviously, in fighting terrorism, and the arrest of this terrorist also illustrated that U.S.-Pakistan cooperation on counterterrorism remains vitally important. So thank you, sir. All right, so now, Andrea. यानी वाकईतन जो CIA डायरेक्टर और DGISI की मुलाकातों के हवाले से कि साइड लाइन्स के ऊपर इनकी मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी, और फिर उस दहशतगर्द की हवालगी के बाद जो जश्न पाकिस्तान में मनाया गया था, क्या वाकईतन ये तमाम तर उसी के समरात दिखाई दे रहे? अब यहाँ पर मुबश्शिर ज़ैदी साहब लिख रहे हैं कि बार बार तहरीक इंसाफ को मुतनब्बी किया कि ट्रंप और अमेरिका से इमरान खान की रिहाई की उम्मीद न लगाएं, मगर अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों को कभी उम्मीद थी कि लॉबिंग करके ये मुमकिन हो सकता है। इमरान की रिहाई सिर्फ मकामी तहरीक से ही मुमकिन है, जो PTI की क़यादत चलाने पर तैयार नहीं है। तो ये भी बड़ा अहम सवाल है कि PTI की क़यादत एक तहरीक चलाने पर तैयार क्यों नहीं? क्योंकि इमरान खान ने अपने आखिरी हुक्म में साकिब बशीर के मुताबिक अडियाला जेल के बाहर बाकायदा तौर पर एहतजाज का भी हुक्म दे रखा है, और इमरान खान ने कभी अमेरिका की तरफ नहीं देखा। जो उनके स्टेटमेंट्स जेल से बाहर आते हैं वो यही आते हैं कि जो भी मेरा फैसला होगा जेल से बाहर आने के हवाले से वो पाकिस्तान की अदालतें करेंगी। देखते रहिए Siyasat.pk। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में Siyasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। Siyasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।